Hello students, as you know we are going through the lesson the French Revolution. We have done two classes and now we are moving to our third class. In last class we studied about the Declaration of Constitution and the right of speech, right of life, right of equality, and these rights are equal for both male and female, and government had the responsibility to protect these rights. Now we will move to the after 1789. आफ्टर 1789 में भी फ्रांस में क्या हुआ, टेंशन बनी रही, वहाँ पर टेंशन थी। लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन तो कर दिए थे, लेकिन वो पर्शिया के राजा के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे कि अपने राइट कैसे वापस ले या अपनी पावर कैसे वापस ले पाए। जो फ्रांस के आसपास के जो और यूरोप के राजा थे वो भी परेशान थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि फ्रांस के लोगों से मोटिवेट होकर कहीं उनके सिटीज़न भी प्रोटेस्ट ना करना शुरू कर दें। लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही 1792 अप्रैल में नेशनल असेंबली ने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी। फ्रांस के थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने आर्मी ज्वाइन कर ली बिकॉज दे वर नेशनलिस्ट। अपने कंट्री के लिए दे जॉइंड आर्मी। नेशनलिज्म की फीलिंग्स उस समय अपने पीक पर थी। जो लोग थे वो देशभक्ति के गाने गाते थे, अपने आप को मोटिवेट करते थे, पूरे माहौल को मोटिवेट करते थे। और उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो नेशनल सॉन्ग था, जो सॉन्ग फेमस था उस समय, वो था मर्सलेस। मर्सलेस था जिसको लिखा था रोजर देसले ने। ये गाना पहली बार गाया गया था कुछ लोगों के द्वारा जो मिसाइल से पेरिस जा रहे थे, इसीलिए इसको मर्सलेस कहा जाता है। एंड दिस सॉन्ग इज़ द नेशनल एंथम ऑफ प्रेजेंट फ्रांस। ठीक है। इकोनॉमी फ्रांस की बहुत बुरी हो गई थी। सारे जो मेल हैं वो वॉर में चले गए थे, फीमेल्स का वर्किंग एरिया बहुत बढ़ गया था। ऐसे में क्या हुआ, पॉलिटिकल क्लब बनने लग गए। पॉलिटिकल क्लब मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज़। तब पॉलिटिकल पार्टीज़ को पॉलिटिकल क्लब कहा जाता था। तो उसमें लगभग उस समय 60 पॉलिटिकल क्लब्स थे और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब में सब जो आम लोग थे वो थे, जैसे मोची, घड़ी बनाने वाले, नौकर, मजदूर, इन सब की पार्टी, इन सब का क्लब था जैकोबिन क्लब। इस क्लब का रिप्रेजेंटेटिव था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने इन सबको एक काफ़ी मजबूत पार्टी बना लिया था, अपने आप को काफ़ी पावरफुल कर लिया था। और 1792 की समर में क्या हुआ, खाने के दाम बहुत बढ़ गए, महंगाई बहुत बढ़ गई थी। तो पेरिस के लोगों ने इस बार क्या सोचा कि लुईस 16 को इस बार गद्दी से बिल्कुल पूरी तरह से पावर से बाहर कर दिया जाए। 10 अगस्त को लोगों ने पैलेस ऑफ टॉयल्स पे हमला बोला, जहां लुईस 16 था। उसके सारे गार्ड्स को मारकर वहाँ लुईस 16 को बंदी बना लिया गया। नेशनल असेंबली ने राजा को जेल में डाल दिया। अब फ्रांस में फिर से इलेक्शन हुए। इस बार वोटिंग पावर किसको दी गई, जो भी 21 ईयर्स अबव मेल सिटीज़न थे उनको वोटिंग राइट दे दिया गया। वोटिंग करने के बाद में जो नई असेंबली बनी उसका नाम रखा गया कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 में मोनार्क फ्रांस से ख़त्म हो गया और वहाँ बन गया रिपब्लिक। एज यू ऑल नो, रिपब्लिक मीन्स गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट बोथ आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लुईस 16 को 21 जनवरी 1793 में पब्लिकली डेथ दे दी गई। आफ्टर कुछ टाइम बाद उसकी वाइफ को भी मार दिया गया या उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ, मैक्सिमिलियन फ्रांस का हेड बन गया। मैक्सिमिलियन कौन था, जो कि जैकोबिन पार्टी का लीडर था, रिप्रेजेंटेटिव था। वो फ्रांस का लीडर बन गया और वहाँ पे गवर्नमेंट किसकी बन गई, जैकोबिन की। जैकोबिन की गवर्नमेंट 1793 से 1794 तक रही। वो फिर लेकिन उसके बाद उसको भी हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और वो बहुत ज़्यादा सख्त सजाएं देता था। उसने क्या किया,
अपने जो क्लर्जी थे, नोबल थे, अपनी पार्टी के लोग, पुरानी पार्टी के लोग, जो जिससे भी वो जो भी उसे जरा सा भी थोड़ा सा भी अनॉय करता था, अलग फ़र्क मतलब अपनी सोच रखता था, उसको वो बहुत सख्त सज़ा दे देता था। तो जो जैकोबिन का 1 साल का जो कार्यकाल था 1793 से 1794 तक का, उसको क्या बोलते हैं, रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसी गिविंग द पनिशमेंट्स। ठीक है, इसमें जिसको भी कोर्ट अपराधी साबित कर देता था उसको कौन सी सज़ा दी जाती थी, गिलोटिन की। गिलोटिन होती है एक तरह का डिवाइस है जिससे कि मौत दी जाती है। अब मैक्सिमिलियन ने कौन कौन से काम किए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के हिसाब से, जैकोबिन और मैक्सिमिलियन का। तो आप अच्छे से सुनो। मैक्सिमिलियन जो था उसने क्या किया, कौन कौन से काम किए। एक तो था वेजेस। वेजेस मीन्स जो सैलरी थी और जो लोगों के चीज़ थी, लोगों को सामान खरीदने वाला सामान जो डेली यूज़ की चीज़ थी, उस पर मैक्सिमम लिमिट लगा दी। ठीक है। दूसरी थी कि रीसेंट कर दिया चीज़ों को। रीसेंट का मतलब होता है कि एक अमाउंट से ज़्यादा वो ब्रेड या मीट नहीं खरीद सकते थे, एक लिमिट लगा दिया था, रीसेंट कर दिया था कि इससे ज़्यादा आप चाहे मतलब खर्च भी करने को तैयार हो तो भी आपको वो चीज़ उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा। फिर था किसानों को अपनी फसल का एक फ़िक्स दाम ही मिलना था, उसको उसी फिक्स दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ती थी। जो वाइट ब्रेड आती थी पहली महंगी वाली, उसको बंद कर दिया गया था और उसकी जगह इक्वलिटी ब्रेड आ गई थी, वो ही सबको खानी पड़ती थी। नेक्स्ट था मेल और फीमेल को अब सर और मैम नहीं कहा जाने लगा, अब सबको सिटीज़न बुलाना शुरू कर दिया गया। नेक्स्ट काम क्या किया उसने, सब चर्च बंद करवा दिए और ऑफिस खुलवा दिए गए उसकी जगह पे। इतने सारे पॉलिसीज़ जो अब उनके जो मैक्सिमिलियन के अपने ऑफिसर्स उनसे ये इस सब पॉलिसीज़ का रीज़न पूछते थे कि इसके पीछे आप क्या रीज़न है जो आप ये सब पॉलिसीज़ आप लागू कर रहे हो, लेकिन उनको जवाब नहीं मिलता था और जैकोबिन ये सब करता रहा। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, कोर्ट ने 17 जुलाई 1794 में उसको गुलेटिन वाली सज़ा दे दी जैकोबिन को, सॉरी मैक्सिमिलियन को। अब क्या हुआ, जैकोबिन की गवर्नमेंट गिर गई। अब अपर मिडिल क्लास के हाथ में पावर आ गई। अब वापस नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जिसके पास घर और जायदाद होगी केवल वही लोग अब वोट कर सकते थे। 2 काउंसिल को चुनते थे और ये 2 जो लोग हैं वो डायरेक्टरी बनाएंगी। डायरेक्टरी में 5 मेंबर होंगे। अब क्या किया उन्होंने, एक हेड की जगह 5 हेड कर दिए ताकि किसी एक के पास सारी पावर ना आ जाए। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आई, अब डायरेक्टर की और काउंसलर्स की लड़ाई होने लगी। जब सब समय वो उनको डिसमिस कर देते थे और उनका काम रोक देते थे। अब कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उस समय नहीं था। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में जो मिलिट्री डायरेक्टर था उसको पावर मिल गई और सारी पावर, नेशनल पावर किसके पास आ गई, मिलिट्री डायरेक्टर के पास, मिलिट्री डिक्टेटर के पास, सॉरी, सारी पावर आ गई। और उस समय वो कौन था, नेपोलियन बोनापार्टे। ये सारे क्राइसिस चल रहे थे, पर एक बात जो साइड बाय साइड अच्छी चल रही थी वो ये थी कि पॉलिटिक्स बेशक बदलती जा रही थी लेकिन जो फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे आइडिया फ्रांस में थे वो आने वाले टाइम के लिए पॉलिटिकल मूवमेंट बनने के लिए सबको मोटिवेट करते रहे। मतलब कि साइड बाय साइड में फ्रीडम और इक्वालिटी की जो मशाल थी, लोगों में जो जज्बा था, उसको वो और स्ट्रांग होता रहा वो। स्टूडेंट्स, नाउ वी कम एक अलग कंटेंट आता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ वीमेन इन फ्रांस रिवॉल्यूशन। अब हम ये कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे समझ लो कि फ्रांस रिवॉल्यूशन में वीमेन का बहुत बड़ा हाथ है। थर्ड स्टेट की जो वीमेन थी उनका वर्क ऑफ अर्निंग, जो वो लोग काम करती थी वो अपने लिवलीहुड के लिए काम करती थी, उनको उनका वर्क बहुत ज़्यादा था। वो जैसे जो भी डोमेस्टिक सर्वेंट्स होती थी वो सब वीमेन होती थी, या उन्हें ब्रेड जो ग्रॉसरी शॉप में लाइन में लगना पड़ता था वो भी उन्हें लेना पड़ता था, पानी लाना कुएं से, सारा काम जितना भी टोटल काम वो सारा थर्ड स्टेट की वीमेन के पास था। जो सेकंड स्टेट की जो गर्ल्स थी केवल वही स्कूल जाती थी
और ज़बरदस्ती उनको स्कूल भेजा जाता था सेकेंड स्टेट की गर्ल्स को, और उसके बाद क्या करते थे, उनसे उनकी ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती थी। सेकेंड स्टेट की गर्ल्स के बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और जो वर्किंग वीमेन थी उनका काम ज़्यादा था, वेजेस मेल से काफ़ी कम थे। धीरे धीरे ये जैसे कहते हैं कि प्रॉब्लम जो है, ये लोगों में परेशानी जो है लेडीज़ की, वो बाहर आने लगी, वो लोग बात करने लगे। अब क्या हुआ कि उनके भी क्लब बनने लग गए, जो फीमेल्स के भी क्लब बनने लग गए, पॉलिटिकल क्लब मीन्स, ठीक है। तो उस समय जो उन्होंने क्या किया, अपने पॉलिटिकल क्लब बना लिए, फीमेल न्यूज़पेपर आने लग गए, वीमेन ने न्यूज़पेपर्स भी खोल लिए अपने लिए। और उस समय सबसे फेमस जो फीमेल पॉलिटिकल क्लब था वो था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन क्लब। वीमेन उस समय चाहती थी कि उन्हें पॉलिटिकल राइट मिले, राइट टू वोट मिले, उनका पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि वो अपनी बात वहाँ पर मनवा सकें। बहुत सारा एजिटेशन होते थे, छोटे छोटे बड़े बड़े, लेकिन गवर्नमेंट ने ये तो नहीं माना कि उनकी राइट टू वोट नहीं दिया उस समय उन्हें, और ना ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन उन्होंने वीमेन के लिए बहुत सारे लॉ बनाए। अब वो कौन कौन से लॉ बनाए आप वो समझो। नंबर 1 है, स्टेट स्कूल बनाएगा और सबको स्कूल जाना कंपलसरी होगा, चाहे वो थर्ड स्टेट हो चाहे वो सेकंड स्टेट हो। नंबर 2 रूल था, मैरिज अपनी पसंद से करने की वीमेन को आज़ादी दे दी थी। नंबर 3 है, मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था और उसे सिविल लॉ के अंडर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। नेक्स्ट था कि डिवोर्स को एक लीगल कर दिया था, कि अगर वीमेन परेशान है तो वो डिवोर्स फाइल कर सकती है। नंबर 5 है, जॉब के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी गई और अब वीमेन जो है आर्टिस्ट भी बन सकती थी, ठीक है। लेकिन जब मैक्सिमिलियन की गवर्नमेंट आई तो उसने ये सब वीमेन पॉलिटिकल क्लब बंद करवा दिए, वीमेन को बैन कर दिया गया पॉलिटिक्स में आने से, पॉलिटिक्स लीडर्स को मरवा दिया गया, जितने वीमेन पॉलिटिकल लीडर्स थी उनको मरवा दिया गया। लेकिन ये स्ट्रगल चलती रही, धीरे धीरे, कभी धीरे कभी तेज, स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये स्ट्रगल चलती रही। और 1946 में लास्ट में जाके राइट टू वोट मिल गया वीमेन को। कब मिला? 1946 में। नाउ स्टूडेंट, वी एंड दिस चैप्टर हेयर, नॉट एक्चुअली चैप्टर, today's content we end here. One more class you will have to take the French Revolution, काफ़ी लेंदी चैप्टर है आपका, एक क्लास और लगेगी उसमें। तो अभी आप इसको समझो और साथ में आपको सॉल्यूशंस दिए गए हैं, ये हैं सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपको पहले भी एक वर्कशीट दी जा चुकी है इससे रिलेटेड, बट उसमें सॉल्यूशंस नहीं थे, तो इसमें आपको 5 क्वेश्चंस ज़्यादा हैं उसमें, उस असाइनमेंट से आपको क्वेश्चन आंसर्स दोनों दिए गए हैं। आप इसको फेयर कर लो और एक बार अच्छे से उसको समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन इसमें वो वाले भी हैं जो आपकी अब तक जितना भी आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें। सो डू योर वर्क, बी सिंसियर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट।